जी अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? लेक्चर 103 माशाल्लाह, फ्रेश ताज़ा ताज़ा नहा धो के। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 निकालें, पेज 536 पे। मून लाइट पाकिस्तान लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी। पिछले लेक्चर की हमारी एक एडजस्टमेंट रहती है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करेंगे। ये जी पेज नंबर 536 है साथ वाले की बुक में। चलें जी, इधर लिखे मून लाइट, सूरज की रोशनी चांद की। साथ वाले चांद को देखें। बाहर रही है ना। रुपीज इन मिलियन। ओके, सेल्स जी मोहतरम, बस इसी से शुरू कर दो। पता नहीं रिक्वायरमेंट क्या है, पहले बैलेंस शीट है या पी एंड एल है, बहरहाल इसी से शुरू कर दो। पहले बैलेंस शीट है फिर पी एंड एल है, कोई मसला नहीं, इसी से शुरू कर दो अभी। ओके चलो ठीक है, बातें होंगी, हम आगे चलते हैं। अच्छा भाई, कैमरा इधर लाओ। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें जी। इन अकॉर्डेंस विद द खाला जी का कंपनी लॉ एंड खालू जी के स्टैंडर्ड, प्रिपेयर द बैलेंस शीट एंड प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। कंपैरेटिव फिगर्स एंड नोट्स आर नॉट रिक्वायर्ड। पिछली क्लास में नोट्स रिक्वायर्ड थे, नोट 1, नोट 2, नोट 3, इसमें नोट्स रिक्वायर्ड नहीं है। और ये ऐसा ट्रायल है जिसमें सेल्स और एक्सपेंसेस नज़र आ रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी सेल्स और एक्सपेंसेस जाके क्लोज होंगे रिटेन्ड अर्निंग्स में, तो ये प्री क्लोजिंग है, यानी अभी क्लोजिंग नहीं हुई। ओके जी जी बिल्कुल, ये यही सारे हैं, आ जाओ अभी देखिए जो होता क्या। अच्छा, तो पूरा कैमरा ही तो ला छोड़िया, लेवल है तेरा, आगे आ जा, फिर आगे आ जा, आगे आ जा, आगे आ जा, आगे आ जाओ ना, आपको आदत है आगे बैठने की। भाई हंसाना करें खुदा के लिए, इधर जगह बना दो यार। मरहबा मरहबा, बस आप ही का इंतजार हो रहा था सीरियसली, और भी आने के आपके दोस्त?
नहीं आ जाए आप आगे, नहीं आपको आदत है पीछे पे, ठीक है। ओके, और आसिम शकूर खैरियत से हो? चुप चुप हो आज, पता नहीं चला क्लास में आए हुए हो। अच्छा जी, चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ें जी, ट्रायल पढ़ना शुरू करें। अब इधर देखो तरफ, पेज 536, क्वेश्चन नंबर 5। सवाल पढ़ना हम शुरू करते हैं। आपके आने से पहले P&L बनाया, आप चेहरा शरीफ अभी रखें। फॉलोइंग इज अ समराइज ट्रायल बैलेंस ऑफ मूनलाइट पाकिस्तान लिमिटेड। शुक्र है डिटेल में नहीं दिया, समरी दिया, डिटेल में देता पता नहीं हमारा क्या बनता। अ लिस्टेड कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। आजे 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 आज बड़ी जगह, इधर आजे, इधर आजे, इधर आजे। लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट, प्लांट एट कॉस्ट, डेटर आ रहे हैं, स्टॉक क्लोजिंग आ रहा है, कैश एंड बैंक आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है। जब कॉस्ट ऑफ सेल निकल चुकी हो इसका मतलब है क्लोजिंग स्टॉक फिर नजर आएगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल निकल चुकी है। सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, अकाउंट डिडक्शन का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है। इसका मतलब है इस साल की डिडक्शन अभी चार्ज करनी है। अकाउंट डिडक्शन का ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, इस साल की डिडक्शन चार्ज करनी है। ऑर्डिनरी शेयर्स आ रहे हैं आपके 1200 डिवाइड बाई 10, 120 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, लिख लें। 120 मिलियन शेयर्स हैं हमारे, 1200 डिवाइड बाई 10, 120 मिलियन शेयर्स। क्वेश्चन 5 है, रिटेन्ड अर्निंग, ओपनिंग बैलेंस है 12% लॉन्ग टर्म लोन, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ग्रेचुटी पेएबल है, ये क्रेडिट साइड नजर आ रही है, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। डीटीएल का ओपनिंग बैलेंस है, डीटीए का, डीटीए का नहीं, डीटीएल क्रेडिट साइड में नजर आ रहे हैं ना, तो डीटीएल का ओपनिंग बैलेंस है। क्रेडिटर आ रहे हैं, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो लिखें शेयर्स इशूड, ये शेयर इशू होते हैं। राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, राइट शेयर्स, सज्जे शेयर्स नहीं, ये मैं बताऊंगा अभी क्या होते हैं। राइट शेयर्स, रेवेन्यू, आपको बोलने की आदत है, रेवेन्यू सबकी आते हैं अपनी अपनी। एडिशनल इन्फो, ये तो एडिशनल है, छोड़े परे, रेलिवेंट होती तो फिर हम देखते। पेपर में ऐसे पंगे नहीं लेने। रिक्वायर्ड, बैलेंस शीट बनानी है और P&L बनाना है, और नोट्स नहीं बनाने। तो अभी हम जो भी करेंगे वो वर्किंग में करेंगे, वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, N1, N2, N3 नहीं करेंगे, क्योंकि रिक्वायरमेंट में नोट नहीं बनाने, बल्कि क्या बनाने, P&L और बैलेंस शीट बनाने, नोट नहीं बनाने। ओके, अच्छा जी, ठीक है, गुड हो गया, चलें आगे चलते हैं। यार सारी चुगल चने। ओके, अच्छा मोहतरम, लैंड एंड बिल्डिंग हमने खरीदी है साल के शुरू में नहीं, काफ़ी साल पहले, क्योंकि हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर 15 है। मैं ऐसे ऊपर नीचे करूंगा, आप तो आंखें ऊपर नीचे किताब पे करके शायद गुजारा चला लें घर में। द लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन यकम जनवरी 11, द कॉस्ट ऑफ लैंड वॉज 600 एंड ऑन यकम जनवरी 2015 अ प्रोफेशनल वैल्यूअर, तो ऐसी नॉन प्रोफेशनल ना, अ प्रोफेशनल वैल्यूअर वैल्यूड द बिल्डिंग एट 184। अगर आप सर ऐसी बातें ना करें तो शायद हम जल्दी फारग हो जाए फारग। भाई इधर देखो यार, ऑन यकम जनवरी 15 प्रोफेशनल वैल्यूएशन फर्म वैल्यूड द बिल्डिंग एट 1840 विद नो चेंज इन वैल्यू ऑफ लैंड। अच्छा, सिर्फ क्या रिवैल्यू हुई है, बिल्डिंग, और क्या रिवैल्यू नहीं हुई, द एस्टिमेटेड लाइफ एट द एक्विजिशन वाज 20 years एंड द रिमेनिंग लाइफ हैज नॉट चेंज एज रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। इस सवाल में रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हो रही है, इसलिए हमें रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी, रिमेनिंग लाइफ निकालनी पड़ेगी। 60% डेप्रिसिएशन आपने लेके जानी है मैन्युफैक्चरिंग में, 25 सेलिंग में और 15 एडमिन में, तो 60% कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जानी है, कुछ एडमिन में कुछ सेलिंग में। प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एज 20%, इसके बारे में उसने नहीं लिखा इसकी डिडक्शन कहाँ लेके जानी है, बिल्डिंग के बारे में बता दिया। प्लांट की हम सारी डिडक्शन कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाएंगे। 31 मार्च 15 को MPL ने बोनस शेयर इशू किए हैं। जिस बंदे के पास 6 शेयर थे उसको 1 शेयर मुफ्त में दे दिया, जिससे दुकानों पे आवाज़ें लग रही होती है 6 के बदले 1, 6 के बदले 1, 6 के बदले 1, तो 6 शेयर हैं जिसके पास, उसको 1 शेयर तोहफे में दे दिया। ये एंट्री करना अकाउंटेंट भूल गया, रख के बंदा जूती लगाए। द इशू हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय अकाउंटेंट। राइट शेयर्स इशू किए हैं 12 रुपये पर शेयर, पता नहीं ये इसकी एंट्री अकाउंटेंट ने की है नहीं की, या गलत कर दी है, कुछ मनी राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव कुछ आ रहा है इधर। अच्छा, इंटरेस्ट है लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर पेएबल ऑन यकम
डे ऑफ यकम, पहले दिन जुलाई के और पहले दिन जनवरी के इंटरेस्ट दे दिया जाता है। नो एक्रूवल हैज़ बीन मेड, अभी तक हमने इंटरेस्ट एक्रू नहीं किया जो यकम जनवरी 16 को हमने पे करना है, तो आखिरी 6 महीने का शायद बुक नहीं हुआ। MPL एक ग्रेजुटी स्कीम चला रही है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसको प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी का अकाउंट बनता था IAS 12 में। द प्रोविजन रिक्वायर्ड एज ऑन, ये कैरिड ऑन बैलेंस है 23 मिलियन, ट्रायल में वैसे 8 मिलियन आ रहा है, ट्रायल में 8 मिलियन आ रहा है, लेकिन इधर कैरिड ऑन 23 मिलियन है। वैसे ट्रायल वाला सही माने या अदर इन्फॉर्मेशन वाला सही माने? द प्रोविजन रिक्वायर्ड एज ऑन इज 23, अदर इन्फॉर्मेशन वाला 23 सही माने या ट्रायल वाला 8 सही माने? अदर इन्फॉर्मेशन वाला माने ऑब्वियसली, ट्रायल वाली तो फिगर को फिर सही नहीं मानेंगे अगर अदर इन्फॉर्मेशन कुछ और कह रही है। अगर अब्बू ने कुछ और कह दिया तो बड़ा भाई कुछ कह भी दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ₹3 मिलियन वर पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये पेमेंट्स हैं, एंड डेबिटेड टू प्रोविजन फॉर ग्रेजुटी अकाउंट, और ये डेबिट हो गया, अल्लाह का शुक्र है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ ग्रेजुटी इज एलोकेटेड टू प्रोडक्शन सेलिंग एंड एडमिन, तो एडजस्टमेंट सारी देखी भाली हैं, आपको पता है, तो नहीं उठ के नहीं जाना। द टैक्स चार्ज फॉर द करंट ईयर आफ्टर मेकिंग ऑल रिलेटेड एडजस्टमेंट्स इज 37 मिलियन, ये CTE हो जाएगा। द टाइमिंग डिफरेंसेस, जिसको टेम्परेरी डिफरेंस हम कहते थे, द टेम्परेरी डिफरेंस रिलेटेड टू टैक्स आर एस्टिमेटेड टू इंक्रीज बाय 80 ओवर द लास्ट ईयर। द एप्लीकेबल इनकम टैक्स रेट इज 35%। ठीक है, अच्छा, अब आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना चाहें तो बना सकते हैं, P&L का भी पेट फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक दफ़ा ज़रा नज़र मार लें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। क्लबिंग बता दें कहाँ कहाँ करनी होगी, पिछली क्लास ली थी? अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग और इनकी अकोमोलेटेड, एक तो इनकी क्लबिंग हो जाएगी PPE में, लेकिन आज हम इसका नोट नहीं बनाएंगे, इसको हम वर्किंग में करके एज इट इज जिस तरह भी गुजारा चला कर देंगे। डेटर्स अलग नजर आएंगे बैलेंस शीट के फेस पे, स्टॉक अलग नजर आएगा, कैश एंड बैंक अलग नजर आएगा, तो बज़ाहिर कोई क्लबिंग हमें महसूस नहीं हो रही जो बैलेंस शीट में करनी पड़े। कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग, एडमिन, फाइनेंस, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, लॉन्ग टर्म लोन, प्रोविजन, डेफर टैक्स, ट्रेड पेबल्स, तो कुछ ऐसा तो नहीं है सवाल में ट्रेड पेबल्स एंड एक्रूड लाइबिलिटीज, ऐसा भी नहीं है, और सवाल में वो भी नहीं है, क्या लफ्ज़ था ज़रा बोलें, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स, तो मेरे ख्याल से सारी अलग अलग लाइनें आनी हैं, तो इसलिए एक मोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं, हल्की फुल्की को नई चीज़ आई तो वो फिर बाद में डाल लेंगे। तो नॉन करंट एसेट से मैं शुरू करने लगा हूँ, बैलेंस शीट ऊपर लिख लें, क्या नाम है जी मोहतरम, चांदी रोशनी, और कुछ जी मोहतरम? अच्छा, जवाब नहीं देना होता सर की बात का, ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31/12/15। अच्छा, कुछ जगहों पे शर्म नहीं करनी होती, बंदे ने बोलना होता है। एक मौलवी साहब ने एक बच्चे को कहा, भाई आप ऐसा करो कि नौजवान था माशाल्लाह, आप अजान दे दो, तो उसने कहा मुझे शर्म आती है, तो कहा किसी ऐसे बंदे को ले आओ जिसको शर्म ना आती हो, वो आके अजान दे दे। फिर तो ऐसी बातों में फिर शर्म नहीं करनी होती, तो जिन बातों में मौका उन बातों में फिर बोलना पड़ता है। ML, बस में जा रहे हैं, बस वाला बस रोक नहीं रहा, तो प्यार मोहब्बत से आपको उठ के बोलना पड़ेगा उससे, भाईजान रोको, मैंने नमाज पढ़नी है, बल्कि बैठने से पहले ही तय कर लिया करें। ML स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 31 दिसंबर 2015। नॉन करंट एसेट्स नॉन करंट आप पूरा लिखिएगा, ये नॉन कंट्रोलिंग कोई चीज़ नहीं है, PPE है, और क्या है, कोई नजर आया? ट्रेड रिसीवेबल्स। यार ये नॉन करंट एसेट में ट्रेड रिसीवेबल डलवा रहा है सुबह सुबह। अच्छा नेक्स्ट आगे चलें, करंट एसेट्स। अच्छा, करंट एसेट में कोशिश करें अगर एकदम फॉलो हो सके, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, कोशिश करें अगर कुछ याद रह सके, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अगर तरतीब याद हो जाए आपको तो अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे। आप भी किसी के साथ बैठे होते हैं, ये ना सोचा करें मेरे साथ वाले कोई कह रहे हैं सब कुछ, तो ठीक है, कुछ के साथ कोई भी नहीं होता, उसकी खैर है। तो करंट एसेट्स में कोशिश करें कि पहले स्टॉक आए, फिर डेटर आए, और फिर एडवांसेस डिपॉजिट आए, फिर कैश आए। कोशिश कर लें, ना हो तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं, कोशिश कर लें। स्टॉक, डेटर्स,
या ट्रेड डेट्स, एडवांसेस डिपॉजिट प्री पेमेंट शायद इस सवाल में है नहीं, तो कैश एंड बैंक। अच्छा, एक साहब ऐसे देख रहे हैं, मैंने कहा अभी तो मैंने ऊपर ऊपर लिखा है, लेकिन सब पता चला सामने एक लंबे कद के भाई बैठे हुए हैं, जिस वजह से ऐसे हो रहा है। कैश एंड बैंक, तो जो लंबे कद वाले हों वो थोड़ा सा जरा रिलैक्स होकर बैठा करें। कैश एंड बैंक, चलें जी, नहीं फर्क पड़ा। अच्छा, छोड़ दें एक दो लाइनें, आप लोग तो दो तीन लाइनें छोड़ दिया करें, आप तो आप हैं, फिर हमने सफा छोड़ दिया भाई फरमा रहे। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, फिर मेरे से कोई जवाब सुनने लगे थे आप। रिटेन्ड अर्निंग और रीवैल्यूएशन सरप्लस। ओके, नॉन करंट लायबिलिटीज, इधर कहीं फेयर वैल्यू रिजर्व तो नहीं आ जाना, इन्वेस्टमेंट इन, कुछ इन्वेस्टमेंट्स तो नहीं की हुई एफवीटी ओसीए वाली, नहीं है, चलो शुक्र है। नॉन करंट लायबिलिटी, जी मोहतरम जी, राइट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कहाँ आनी है। यार मैनू पढ़ा लेने दे, या मैनू पढ़ा लेने दे। ओके, जूता भी मैंने जरा खुला लिया हुआ, एकदम पहना जाता है। अच्छा, नॉन करंट लायबिलिटीज, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी नजर आ रही है, एक तो लॉन्ग टर्म लोन आ रहे हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं। करंट लायबिलिटीज में अगर कोई नजर आ रही हो, ग्रेचुटी भी नॉन करंट में डालूंगा मैं, जगह इसलिए मैंने छोड़ी हुई है, तो बाकी चीजें आएंगी। अदर इंफॉर्मेशन से कुछ ना देखें, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, डेटर, स्टॉक, कैश, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी में ले जाऊंगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्रेडिटर, बट ट्रेड पेएबल फिलहाल नजर आ रहे हैं। उसामा, आप क्यों सीरियस हो इतने? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, क्या जी? मैं प्रैक्टिस के लिए बनवा रहा हूँ, टाइम निकाल के आए हो ना, इसीलिए फिर। शेयर कैपिटल, देखो आप घर से आ गए और मैं जो है वो फिर कहूँ कि मैंने घर जाना है, ऐसा समझने लगे। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस। चलें जी, पहले एडजस्टमेंट पढ़े। द लैंड एंड बिल्डिंग, नोट कर लें पहले, एक मिनट। जल्दी करें, यार थोड़ी थोड़ी देर बाद पिक्चर लेते हो आप, मैट्रिक क्लास से ही आदत है। चल, एफएससी में लेके जाने थे मोबाइल? अच्छा, चलें जी। लैंड एंड बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2011। द कॉस्ट ऑफ लैंड was 600 on 1 January 2015. Professional valuation firm valued the building at 1840 million with no change in value of land. So the estimated life at the acquisition was 20 years and the remaining life has not changed as a result of valuation. तो अब आप मुझे ये बता दें कि लैंड एंड बिल्डिंग की इकट्ठी कॉस्ट कितनी है? 2600। द कॉस्ट ऑफ लैंड वाज 600, तो 600 लैंड की हो गई और 2000 बिल्डिंग की हो गई। अच्छा, अब अगला सवाल यह है कि ये लैंड एंड बिल्डिंग कितना अरसा इस्तेमाल हो गई है? तो कुछ लोगों को पता चल गया, बाकियों को जरा मुझे समझाने दें। ये अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है 400। एक रूल याद रखिएगा
कि अगर आप कोई एसेट 200 रुपए का खरीदें और इसकी लाइफ हो 5 साल, तो 200 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया? 40। अब ये 40 पहले साल की डेप्रिसिएशन, 40 दूसरे साल की डेप्रिसिएशन, कैरी डाउन 80। व्हाट इज 80? 80 इज अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 80 इसकी अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। अब अगर 80 इसकी, चलो तीसरे साल के एंड पे ले जाते हैं, 120 इज अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब अगर इस 120 की फिगर मुझे दे दे, 120 की फिगर मुझे दे दे और मुझे ये ना बताए कि कितने साल से ये यूज हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं 200 डिवाइडेड बाय 5 करके 1 साल की डेप्रिसिएशन निकाल लूंगा। जब 1 साल की डेप्रिसिएशन निकल आएगी तो मैं 120 डिवाइडेड बाय 40 करूंगा, तो 3 साल इसकी लाइफ यूज्ड वाली निकल आएगी। तो इट इज हाउ आई विल मूव हियर। अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन मुझे बताएं कितनी है? 400। किस दिन? 1 जनवरी 15 को। डेट ऑफ परचेज 1 जनवरी 11। डेप्रीसिएशन फॉर 1 ईयर, कॉस्ट 2000। ओरिजिनल लाइफ 20। 100 पर ईयर, तो 100 1 साल की डेप्रिसिएशन है, तो 400 4 साल की डेप्रिसिएशन है। तो अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन लाइफ यूज्ड निकालने का तरीका होता है अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर। व्हाट इज अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन? 400। व्हाट इज डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर? चलें जी, नोट कर लो। 4 साल हमारा एसेट यूज हो चुका है। ओके अच्छा, इसमें ना एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि ये अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस दिन की है? 1 जनवरी 2015 की। तो अब आप जल्दी नोट। अब आप अपने समझने के लिए लिखेंगे स्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी 15 इट इज यूज्ड फॉर 4 years। स्टैंडिंग ऑन 1 जनवरी 15 इट इज यूज्ड फॉर 4 years। 1 जनवरी 15 पे खड़े होकर अगर मैं देखूं तो ये 4 साल इस्तेमाल हो चुके हैं। अब आप मुझे बता दें 1 जनवरी 15 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 16 साल। तो 1 जनवरी 15 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ इज 16 साल। अच्छा, अगर रिवैल्यूएशन साल के शुरू में हो तो ऐसी सूरत में पहले रिवैल्यू करेंगे या पहले डेप्रिशिएट करेंगे? पहले रिवैल्यू करेंगे। वर्किंग वन, डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट बिल्डिंग यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, टैक्स एट द रेट ऑफ 35%, नेट सरप्लस। ओके, व्हाट इज द, अच्छा इसमें आप डेट ऑफ परचेज से शुरू नहीं करना, ये वर्किंग सिर्फ 1 साल की करनी है। 1 जनवरी 15 जी। ओपनिंग बुक वैल्यू, व्हाट इज कॉस्ट? 2000।
व्हाट इज ओपनिंग अकाउंट रिडम्पशन? 1600। पहले रीवैल्यू करूं या पहले डेप्रिशिएट? पहले रीवैल्यू, क्योंकि रीवैल्यू साल के शुरू में हो रहा है। तो 1 जनवरी 15 की डेट डाल के रीवैल्यू 1840। अच्छा, इसमें आखिरी 2 कॉलम हम एंड पे बना लेंगे। अभी इसको 1 जनवरी 15 रिवॉल्यूशन 240। ये मैं आपको कहा करता था कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए डेट नहीं लिखनी, डेट आपको कंफ्यूज करेगी। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हुए डेट नहीं लिखनी। अब 1 जनवरी 15 पे उंगली रखें और 1 जनवरी 11 और सोचें कितने साल इस्तेमाल हुआ? 11, 12, 13, 14। वैसे तो इस सवाल में ऐसे ही पता चल रहा था 4 साल इस्तेमाल हुआ है। क्यों? मैंने इतनी मेहनत सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए करवाई थी। इसमें तो डेट ऑफ परचेज ही गिवन थी। तो 11, 12, 13, 14, 4 साल ऑलरेडी सवाल से ही पता चल रहा था कि 4 साल इस्तेमाल हुआ है। तो 4 साल इस्तेमाल हो चुके, तो रिमेनिंग लाइफ 20 - 4 16। ये जो लाइन लिखी होती है ना, एंड द एस्टीमेट हैज नॉट चेंज्ड, इसका मतलब ये नहीं होता कि रिमेनिंग लाइफ नहीं निकालनी। इसका मतलब ये होता है कि आप रिमेनिंग लाइफ को जरूर निकालें, टोटल लाइफ 20 ही रही है इसकी। और अब आप इस प्राइस को 16 सालों पे खत्म करेंगे। अब डेट लिखनी भी बाद में लिख देंगे, पहले डिडक्शन निकाल लें। 1840 बल्कि ओवर 16 ईयर्स 15 31 12 15 225। अच्छा, अब आप जो है वो टैक्स वाले कॉलम में आकर इसके 2 हिस्से कर दें। इन सारे फिगर्स के 2 हिस्से कर दें। 156 15 5.3 मुझे लगता है सोल्यूशन जो है ना ₹1000 में हुआ होगा मेरे ख्याल से। बहरहाल कोई मसला नहीं, खैर है। 70 146 रुपीज इन मिलियन में ही है। ओके, अच्छा जी, अब मैंने आपको पोस्टिंग के लिए जो हिंट दिया था वो ये दिया था कि आपने इसको ले जाना है P&L में, इसको ले जाना है 115 को P&L में, इसको ले जाना है आपने बैलेंस शीट में, और इसकी आपने जर्नल एंट्री करनी है, क्योंकि एक एक एंट्रीज करेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। और इसको हम क्रॉस करते थे क्योंकि ये डेफर्ड टैक्स के अकाउंट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। और इसकी आपने एंट्री कर देनी है रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। तो अब जरा हिंट सुन लें दोबारा सारे। डेप्रिसिएशन डाल देनी है P&L में, क्लोजिंग बैलेंस डाल देना है बैलेंस शीट में, सरप्लस वाले की हर जगह हम ऐसे पट्टी बना के जर्नल एंट्री करते थे, याद आ रहा होगा, पट्टी बना के येलो से ग्रीन से पट्टी बना के एक जर्नल एंट्री करते होते थे। सरप्लस वाले की जर्नल एंट्री कर दें और इस बैलेंस को सरप्लस डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट करें। अगर रिवैल्यूएशन की सारी एंट्रीज करेंगे, वार्म अप, रिवैल्यू, डेप्रिसिएशन, वो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए ये ज़रा शॉर्टकट तरीके से हमने चलना है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएंगी। चलें जी, अब आप 1 बाय 1 लेके चलें। नंबर 1, ये कॉलम तो एग्जिस्टेंस लूज कर गया, इसलिए इसको फारिग कर दें। एसेट डेबिट, ये पोस्ट करने की जरूरत नहीं, ये इसमें खुद ही आ जाना है। जर्नल एंट्री में कर रहा हूं, एसेट डेबिट, DTL क्रेडिट, DTL
क्रेडिट। वर्किंग नंबर 2 DTL कितना 84। DTL में इसके अलावा 3 चीजें और आएंगी, BD CD और DTE। BD CD DTE तो मशहूर ज़माना चीज़ें हैं, ये नई चीज़ है जो हमने सीखी थी, थोड़े दिनों बाद आई है स्ट्रल में जी। रिवाइज कराएं, एसेट डेबिट वो इसी में आ जाने, DTL क्रेडिट, सरप्लस इन OCI, सरप्लस इन OCI। इसको एंड पे हम काला नीला करके लेके जाएंगे, तो इसलिए इसको भी नीला करके लिख लेते हैं। काला पैट आ जाएगा और नीला सरप्लस आ जाएगा। चलें जी, पहले की जनरल एंट्री होगी। डेप्रिसिएशन जरा देख लेते हैं कहां कहां फेंकनी है। 60, 25 और 15। चलें जी, व्हाइट बोर्ड पे तो हमारी जगह होनी नहीं। अब वर्किंग नंबर अगली कौन सी बन रही है? वर्किंग नंबर 3। जरा आप मुझे तरतीब से बताएं। कॉस्ट ऑफ सेल पहले लिख लेता हूं, बाद में एडमिन और फिर सेलिंग। कॉस्ट ऑफ सेल, एडमिन, सेलिंग। 4-4, 5-5, 6-6 लाइनें काफी होती हैं। कॉस्ट ऑफ सेल का अगर ज्यादा डेटा होता तो सवाल बता देता। जी, डेप्रीसिएशन का सॉरी वर्किंग 5 में करता हूं। डेप्रीसिएशन का डेबिट पुनः यानी डेबिट डालने बस 115 जी। इधर कितनी डालनी है? 115 इंटू जी। इसकी कोई डबल एंट्री नहीं करनी, बस सिंपल उठानी है जी। डेप्रीसिएशन 115 इंटू 15% 17। मैंने पहली लाइन छोड़ दी है ट्रायल के लिए। 115 इंटू 25% 29। अभी 2-2, 3-3 चीजें और नीचे आएंगी जी। ये आखिरी एंट्री बता दें जी, 10 रुपए की। रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। रिवैल्यूएशन सर, ये 2-3-4 लाइनें छोड़ के ऊपर, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट। अभी आप कहेंगे सरप्लस इधर आया तो है नहीं, तो आप शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? ले आऊंगा मैं। सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट, ट्रांसफर एंट्री इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, इसको ना आमतौर पे अगर IAS 8 का सवाल आए FR1 में या फिर FR2 के अंदर कोई सवाल आए स्टेटमेंट इन इक्विटी का, तो इसे कहते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इसका नाम लिख लें। तो कई दफा सवाल में आता है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इज 10। अब बच्चे पूछते हैं क्या करना है इसका, ये तो ऑलरेडी मेंटल है। नहीं, ये मेंटल नहीं है, ये सरप्लस की वजह से ज्यादा डेप्रिसिएशन है। तो इसको सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट करके शिफ्ट करना होता है। ये एंट्री डायरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी से रूट होती है, ये OCI से रूट नहीं होती। इसलिए इसके साथ मैंने लिखा है सरप्लस इन OCI डेबिट, नहीं सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। अच्छा जी, एसेट डेबिट क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि ये बैलेंस शीट में चला जाना है। DTL सरप्लस इन OCI क्रेडिट, इसकी एंट्री कर लिया करनी है जनरल एंट्री। ये P&L में चला जाना है, ये बैलेंस शीट में चला जाना है, इसकी भी जनरल एंट्री कर लेनी है। बैलेंस शीट में ले जाएं जी। वर्किंग नंबर 6, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये कौन सा एसेट है? नहीं, लैंड अपनी उठा लो 600 की। लैंड को बस लिफ्ट ना कराओ, लैंड तो 600 की थी, वो पड़ी भी एज इट इज। बिल्डिंग वर्किंग नंबर 1725। हम कौन सा नोट बना रहे हैं कि हम ओपनिंग ग्रॉस कैरिंग अमाउंट और रकम रिडक्शन के चक्कर में पड़े? बस खत्म करें, नोट का सवाल तो है नहीं, तो टाइम सेव करें। नोट शोट बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना। नोट बना के क्या करना है? नोट फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला नोट।
ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर मुस्कुराते हो आप, मौजूद हो क्लास में। आगे चलेंगे। प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट 20% per annum यूजिंग द घिस तरीका, घिसना रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्लांट, इसमें फिर मैं कम्युनिकेशन इसकी अलग से शो करूंगा, बिकॉज अब मुझे ब्रॉड डाउन ट्रायल में अवेलेबल होगी, जमा डेप्रिसिएशन करके मैं इसकी कैरी डाउन निकाल लूंगा। तो सवाल में जाए, प्लांट की कॉस्ट 2104, ये प्लांट की कॉस्ट होगी। ब्रॉड डाउन अकोमोडेशन सवाल में सर ढूंढे 670। अच्छा, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर यही निकालूं या कॉस्ट ऑफ सेल में से निकाल के यहां ले आऊं? कॉस्ट ऑफ सेल में निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। ये दोनों ट्रायल से उठाई हैं तो कितनी दफा नजर आएंगी? एक दफा। डेप्रिसिएशन हम खुद निकालने लगे हैं तो कितनी दफा नजर आएगी? 2 दफा। जी, कॉस्ट ऑफ सेल में डेप्रिसिएशन निकलवा दें। स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस? रिड्यूसिंग बैलेंस। बताएं जी, एंट्री कॉस्ट बताएं। अकोमोडेशन, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ओपनिंग बीवी आ जाएगी। इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ओपनिंग बीवी आ जाएगी। ओपनिंग बीवी पे पूरे साल का रेट लगाना है और इसको कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाना है। जी, ओपनिंग कॉस्ट, ओपनिंग कम्युनिकेशन 70। डबल एंट्री सुनिएगा, डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 287 957 1147। पीपी का टोटल भी करा दे, बाद में फिर कहाँ करते फिरेंगे। 1 2 3 34 72। डबल एंट्री देख लें, डेप्रिसिएशन इन कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट एंड अकमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये कॉस्ट और अकमुलेशन मैंने ट्रायल से उठाई है क्योंकि एक दफा नजर आ रही थी। वर्किंग 63472। वैसे तो एंड पे हम पोस्ट किया करेंगे, लेकिन अभी असल में मैंने जरा मिटाना है और जगह निकालनी है यहाँ पे। ये रेड वाला जरूर लिखना है डिफरेंट कलर से। जनरल एंट्री, P&L, बैलेंस शीट, सरप्लस डेबिट, रिटेन अर्निंग, क्रेडिट। ओके, DTL का अकाउंट नहीं मिटाना। ओके, अब थोड़ी सी जरा टेंशन चाहिए। ये 2 एंट्रीज आ रही हैं, एक बोनस शेयर की, एक राइट इशू की। ये जो हजरात टाइम पे आए थे उनको मैंने कह दिया था ये ज़रा 2 तस्वीरें खींच लें और नोट कर लें। बहरहाल जो हजरात लेट आए हैं, मैं तस्वीर खींचने का भी टाइम देता हूँ, 1-2 मिनट पहले ज़रा समझें। उसामा सबर, नेस्ले अनाउंस डिविडेंड, नेस्ले अनाउंस डिविडेंड। नेस्ले कंपनी है, फर्ज करें पहाड़ पे खड़ी है, अब वो अपने शेयर होल्डर्स को कुछ बांटने लगी है, ऊपर से नीचे बांटने लगी है, अनाउंस कर दिया उसने डिविडेंड। अगर नेस्ले के पास पैसे पड़े हैं तो इसे कहते हैं हम FR1 में कैश डिविडेंड। तो नेस्ले डिविडेंड बांटेगी। डिविडेंड बांटने की एंट्री वही CRE डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट नहीं करना, पर RE डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। इंट्रो की क्लास में डिविडेंड की एंट्री होती थी, इधर देखो भाई, ड्रॉइंग डेबिट, कैश क्रेडिट।
ड्राइंग की जगह डिविडेंड, और डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग को कम कर देते हैं, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। अगर कंपनी कहती है कि मेरे पास, इस पेएबल ने बाद में कैश में कन्वर्ट होना है, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, अगर कंपनी कहती है मेरे पास पैसे नहीं है तो फिर कैश ना बांटे, फिर बोनस डिविडेंड बांटे, जिसे बोनस शेयर इशू करना कहते हैं। बोनस शेयर इशू करने के नाम से भी आ सकता है, बोनस डिविडेंड के नाम से भी आ सकता है, ये भी बांटा जा रहा है डिविडेंड। अब कंपनी इधर अपने प्रॉफिट कम करके पैसे दिए थे, इधर कंपनी प्रॉफिट कम करके प्रिंटिंग मशीन से, ये हमेशा फेस वैल्यू पे प्रिंट होते हैं, ये सऊदी किंग की तरह नहीं कि प्रीमियम के ऊपर इशू हो रहे हैं, ये हमेशा फेस वैल्यू पे इशू होते हैं। तो बोनस शेयर फेस वैल्यू पे इशू होते हैं, वो है कैश बांटने की एंट्री, और ये है शेयर बांटने की एंट्री। ये तो हो गया जब नेस्ले के पास अच्छे खासे प्रॉफिट पड़े हैं आरई में और वो बांटना चाह रही है। लेकिन अगर आपके पास प्रॉफिट नहीं पड़े, बल्कि उल्टा आपको कैश चाहिए या कोई एसेट चाहिए, तो फिर आप बांटना नहीं शुरू करेंगे। फिर आप पहाड़ पे चढ़ के नीचे ऊपर से कुछ बांट नहीं रहे होंगे, बल्कि पहाड़ पे चढ़ के आवाजें मार रहे होंगे, हमें कुछ भेजो। नेस्ले इज इन नीड ऑफ मनी। अगर नेस्ले को पैसे चाहिए तो उसे शेयर इशू कर दे। शेयर इशू करना मैंने आपको IFRS 9 में बताया था, वो पोर्शन होता है हमारा। एक बंदा शेयर इशू कर रहा है तो दूसरा क्या कर रहा होता था, बाय कर रहा होता था। तो ये मैंने कहा था फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे। तो शेयर इशू करने की एंट्री बता देंगे, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अगर 11 रुपए का शेयर इशू किया है तो 11 से कैश डेबिट हो जाएगा, शेयर कैपिटल में 10 चला जाएगा और शेयर प्रीमियम 1 रुपया चला जाएगा। ये तब होते हैं जब नेस्ले के पास प्रॉफिट्स नहीं पड़े होते, नेस्ले को उल्टा कैश चाहिए होता है। इसे राइट इशू कहते हैं, राइट शेयर्स। तो नेस्ले इशूड शेयर्स फॉर कैश। लेकिन कई दफा ऐसा होता है, कुछ लोग कहते हैं हमारे पास कैश नहीं है, तो मेरा घर है, मेरा घर ले लो, वो दुकान के तौर पे, स्टोर रूम के तौर पे इस्तेमाल कर लेना। तो नेस्ले इशूड शेयर्स अगेंस्ट कैश नहीं, अगेंस्ट बिल्डिंग, बिल्डिंग डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। इसको छोड़े परे, ये मंडे की क्लास में इंशाल्लाह जो है ना डिस्कस होगा, ऑनलाइन वालों को ट्यूसडे की क्लास में। इस एंट्री को छोड़ें, बस छोड़ें। 3 बातें आपसे करनी थी। शेयर डिविडेंड बांटने की एंट्रीज कितनी है? 2। प्रॉफिट कम करके पैसे देने का वादा कर लें, और प्रॉफिट कम करके शेयर प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट करा दें। ये एंट्री हमेशा किससे होगी? फेस वैल्यू से। और अगर पैसे चाहिए तो इसको बोनस शेयर नहीं कहते, इसे राइट शेयर्स इशू करना कहते हैं। राइट शेयर्स होता है पुराने शेयर होल्डर्स को और शेयर देना। तो कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट और शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अब ये पहले ये तस्वीर खींचे जो लेट आए हैं। और दूसरी ये, अच्छा मैं करता हूं। अच्छा, अब जो है वो क्या कहते हैं, 2 एडजस्टमेंट्स हैं इसमें। अब ट्रिकी पॉइंट क्या हो सकता है, इसकी फिगर्स कैसे निकालनी है। तो फिगर्स निकालने में आपको मसला हो सकता है, वो देख लेते हैं। ऑन 31 मार्च 15, हमारा साल कब शुरू हुआ है? 1 जनवरी 15। ऑन 31 मार्च 15 वी इशूड बोनस शेयर फॉर 1 शेयर फॉर एवरी 6 शेयर। हमने इस तरह कभी नहीं करना, हमने इसको हमेशा परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया करना है। 1 डिवाइडेड बाय 6, हर 6 वाले को 1, 16.666667%। कैलकुलेटर पे इस तरह लिख लेंगे जब हम कैलकुलेशन करने लगेंगे। 16.66666667%, जरा अच्छी परसेंटेज आ जाएगी। आप बता दें बोनस शेयर्स कितने इशू किए? 16.666666%। द इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बोनस शेयर इशू करने की एंट्री बता दें। द इशू हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन बुक्स। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा किस पे लगती है? शेयर कैपिटल पे लगती है। तो अब बता दें शेयर कैपिटल कौन सा पकड़ूं? शेयर कैपिटल कौन सा पकड़ूं? शेयर कैपिटल जरा ढूंढने किधर अवेलेबल है? 1200 का शेयर कैपिटल अवेलेबल है। एंट्री अकाउंटेंट ने कर दी है या हमने करनी है? अकाउंटेंट ने एंट्री नहीं की। तो डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा किस पे लगती है? शेयर कैपिटल पे। तो बेशक इसी वर्किंग नंबर 7
बोनस शेयर्स जी, शेयर कैपिटल पकड़े 1200 मिलियन। शेयर डिविडेंड की परसेंटेज हमेशा शेयर कैपिटल पे लगानी है, इज इक्वल टू रुपीज 200 मिलियन। जी, इसकी जर्नल एंट्री बता दें। जर्नल एंट्री देख लेते हैं, जर्नल एंट्री देख लेते हैं। पैसे बांटे हैं या शेयर बांटे हैं? शेयर बांटे हैं जी। शेयर बांटने की एंट्री हाँ ठीक है जी, बोलें। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो ये बोनस शेयर बांटने की एंट्री होगी जी। ओके, अब आप मुझे ये बताएं, अगर आपने 4000 रुपए के जो है वो मिसाल के तौर पे खरीदे हैं कैलकुलेटर, 4000 रुपए के कैलकुलेटर खरीदे हैं और एक कैलकुलेटर है ₹400, तो अजीब सी फिक्र हो जाएगी, ₹200 का। तो अगर आपने 4000 रुपए के कैलकुलेटर खरीदे हैं और एक कैलकुलेटर है 200 रुपए का, तो आपने कितने कैलकुलेटर बाय किए हैं जरा बता दें। 4000 रुपए के आपने कैलकुलेटर खरीदे हैं और आपने एक कैलकुलेटर 200 रुपए का खरीदा है, तो बता दें कितने कैलकुलेटर खरीदे हैं? 20। पॉइंट नंबर 4, राइट शेयर्स वर इशूड ऑन यकम सितंबर एट 12 पर शेयर। राइट शेयर्स वर इशूड एट 12 पर शेयर एंड राइट मनी रिसीव्ड इज ₹420। राइट मनी रिसीव्ड इज 420। जी हिम्मत करें जरा, वर्किंग एट राइट मनी रिसीव्ड इज इक्वल टू ₹420 मिलियन। कितना सरमाया इकट्ठा किया है? 420 मिलियन। तो 1 शेयर इज ऑफ ₹12। अब आप मुझे बता दें कि कितने शेयर्स आपने इशू किए हैं। 420 क्या है? 420 ट्रायल में नजर आने वाला टोटल सरमाया है। 420 ट्रायल में नजर आने वाला टोटल सरमाया है। ये सरमाया अच्छा जी, राइट मनी रिसीव्ड इज ₹420 मिलियन। राइट मनी रिसीव हुई है ₹420 मिलियन और एक शेयर कितने रुपए का जी? 12 रुपए का है। तो अब हम बता सकते हैं कि कितने शेयर हमने इशू किए। तो इन दोनों को डिवाइड करके देखें। वी इशूड 35 मिलियन शेयर्स। 35 मिलियन नए शेयर हमने इशू किए हैं। अच्छा यार, इसकी एंट्री मैं करता हूँ। इस लेक्चर का किसी वजह से ना पार्ट मुझे रोकना पड़े, पार्ट बी अलग से मैं रिकॉर्ड करवाऊंगा, तो आप पार्ट बी अपलोड हुआ है वो भी साथ ही देख लें। तो इसको क्लोज करो, भी पार्ट बी शुरू करते हैं इसका।